आज पढ़ते हैं गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। गोली कवच का मतलब केवल एक आवरण है और उसके भीतर कुछ भी नहीं है, केवल एक गोलीय पृष्ठ है जिसके भीतर कुछ नहीं है। जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल ऊपर से गोलाकार एक गोला है लेकिन अंदर कुछ नहीं है, उसके भीतर केवल हवा भरी होती है। इस प्रकार एक सुचालक गोली कवच है जिसके भीतर कुछ नहीं है और इस कवच को आवेश दिया गया है। तो इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा किसी बिंदु पर वो कितना होगा, ये आज हम ज्ञात करना सीखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई एक गोली कवच है जिसका केंद्र O है। ये एक गोली कवच है जिसका केंद्र O है। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, माना इसकी त्रिज्या R है। अब चूंकि ये एक समान आवेशित है तो मतलब इसको कुछ आवेश दिया गया, मान लेते हैं धन Q आवेश इसको हमने दिया। अब जब आवेश इसको दिया जाएगा तो ये आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। केवल सतह पर आवेश होगा, इस कवच के भीतर आवेश नहीं होगा। जब इस गोली कवच को आवेश दिया जाएगा तो ये आवेश केवल इसकी सतह पर वितरित होगा, इसके भीतर कुछ भी आवेश नहीं होगा। इतना हमने चित्र में वर्णन किया। O केंद्र का एक गोली कवच है जिसकी त्रिज्या R है, इसको धन Q आवेश दिया गया, ये आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया। तो इसको शब्दों में लिख लीजिए। ये हमने शब्दों में लिख लिया। माना O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोली कवच है जिसे धन Q आवेश दिया गया है। अब हमें इस गोली कवच के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, किसी बिंदु पर उसकी तीव्रता कितनी होगी, उसके लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि कुछ दूरी पर, यह हमने यहाँ जो त्रिज्या ली ये ली है कैपिटल R। तो मान लेते हैं स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु है P। उस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। अब यहाँ पर जो बिंदु P लिया जा रहा है स्मॉल r दूरी का, कहाँ से दूरी? गोली कवच के केंद्र से दूरी स्मॉल r है। तो इस r दूरी पर जो बिंदु P है, इस बिंदु P की तीन स्थितियां संभव है। पहली स्थिति, यदि स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से, मतलब बिंदु P बाहर होगा इस कवच के, या फिर जितनी त्रिज्या है उतनी ही दूरी पर स्मॉल r लिया जाए तो बिंदु P इस कवच के पृष्ठ पर होगा, या फिर यदि स्मॉल r छोटा लिया जाए तो बिंदु P कवच के अंदर होगा। तो यहाँ पर बिंदु P की तीन स्थितियां हैं। एक तो है कवच के बाहर माने पृष्ठ के बाहर, दूसरा पृष्ठ पर, और तीसरी स्थिति है कवच के अंदर माने पृष्ठ के अंदर। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। माना कवच के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ बिंदु P की तीन स्थितियां हो सकती है, पृष्ठ के बाहर, दूसरी पृष्ठ पर और तीसरी पृष्ठ के अंदर। तो इन तीन स्थितियों को भी लिख लेते हैं। बिंदु P की तीन स्थितियां संभव है। पहला, जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर हो। ये कब होगा? जब स्मॉल r आपका बड़ा होगा कैपिटल R से, अर्थात
स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से। ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, जब बिंदु P पृष्ठ पर हो, इसका मतलब हुआ स्मॉल r बराबर होगा कैपिटल R के। ये दूसरी स्थिति हुई। और तीसरी स्थिति, जब बिंदु P पृष्ठ के भीतर हो। तो तीसरी स्थिति लिख लेते हैं। और इसका मतलब हुआ स्मॉल r का जो मान होगा वो कैपिटल R से छोटा होगा। तो ये तीनों स्थितियां P के साथ संभव है। तो इन तीनों स्थितियों में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहली स्थिति है जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर हो। तो इस स्थिति में हम पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए चित्र बनाएं। चूंकि R बड़ा है यहाँ पर कैपिटल R से, तो यहाँ पर हम स्मॉल r बड़ा कर देते हैं। तो बिंदु P इस पृष्ठ के बाहर स्थित हो गया। अब इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो जो गॉस के अनुप्रयोग की हमारी 4 स्टेप्स है, तो पहले उसको हम फॉलो करेंगे। पहला काम, एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करना। फिर दूसरा काम, इस गाउसीय पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स पता करना। फिर तीसरा, इस गाउसी पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश है वो पता करना। और फिर सबसे आखिरी चौथी स्टेप होती है गॉस के प्रमेय को अप्लाई करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बिंदु P से कनेक्टेड कौन सा गाउसी पृष्ठ हो सकता है। ऐसा पृष्ठ लेंगे जिस पर ये बिंदु P उपस्थित हो और ये जो आवेश है इस पृष्ठ के भीतर हो। चूंकि ये एक गोली कोश है, तो हम एक और गोला ले लेते हैं। इस गोली कोश के बाहर एक और गोली कवच बना देते हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? OP। OP माने स्मॉल r। तो स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला हम खींचते हैं। ये जो गोला होगा ये एक गाउसी पृष्ठ होगा। तो जितना इधर OP है उतना ही इधर ले लेते हैं। और यहाँ से एक गोली कवच तो ये हमने एक दूसरा गोला खींच लिया। गोली कवच के बाहर एक और गोला। तो ये जो गोला है ये एक गाउसीय पृष्ठ होगा। यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ये जो विद्युत क्षेत्र होगा वो एक समान होगा। अब यदि इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश को देखें तो उसकी दिशा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा आपका, ये आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा। यदि इस बिंदु P पर हम क्षेत्रफल सदिश बताना चाहे, छोटा सा हिस्सा लें और उसका क्षेत्रफल सदिश बताना चाहे, तो इसकी दिशा भी E की दिशा में ही होगी। तो ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तो क्षेत्रफल सदिश और E माने विद्युत क्षेत्र, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री। तो इस पृष्ठ पर हम कहीं पर भी बिंदु लेते हैं तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक समान होगी। तो अब पहली स्थिति पर आ जाइए। स्थिति 1। स्थिति 1 क्या है? जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर हो। यह हमारी पहली स्थिति है। तो गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। O को केंद्र माना और OP डिस्टेंस, OP डिस्टेंस माने R। तो O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। यह गोला एक गाउसीय पृष्ठ होगा। तो लिख लीजिए इसको। O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं और सममिति से इसके प्रत्येक बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की दिशा और उस बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक समान होगी। तो इसको भी लिख लीजिए। सममिति से इसके प्रत्येक बिंदु पर ई का मान समान होगा और ई की दिशा क्या होगी? ई की दिशा त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी। यह हमारा पहला चरण पूरा हुआ, गाउसी पृष्ठ की कल्पना। अब दूसरे चरण पर आते हैं। दूसरा चरण, इस गाउसी पृष्ठ, ये जो गाउसी पृष्ठ बना, इस गाउसी पृष्ठ से संबंधित कुल कितना विद्युत फ्लक्स है ये पता करना। तो चलिए इसको देखते हैं। अब ये जो बंद पृष्ठ है उससे संबंधित वैद्युत फ्लक्स, इसको दर्शाया जाता है फाई ई से। ये कितना हो जाएगा? क्लोज्ड इंटीग्रल किसका? इस सतह का। और ये कितना होता है? ई डॉट डी एस। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, ये सदिश फॉर्म में है, इसको अदिश फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। अब ई का मान हम लिख चुके हैं, प्रत्येक बिंदु पर ई का मान समान होगा। तो ई आपका नियत है, निश्चित है, तो इसको हम समाकल चिन्ह के बाहर लिख लेते हैं। तो ये अंदर बच जाता है डी एस कॉस थीटा। अब थीटा कितना? चूंकि वेक्टर ई और वेक्टर डी एस दोनों की दिशा एक समान है, तो यहाँ थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये हुआ ई क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री माने 1। तो ई इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस इंटू 1। ये 0 डिग्री जो लिखा, इसके बाजू में आप रीज़न लिख लीजिए, चूंकि ई व डी एस की दिशा समान है। ये आपको ध्यान रहेगा, ई व डी एस की दिशा समान है, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। एक का गुणा किया तो डी एस, तो ई इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस। अब ये कितना होगा? इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमें मिल गया बंद पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स। ये दूसरा स्टेप हमारा पूरा हुआ। अब तीसरा स्टेप क्या है? इस पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश है ये पता करना। तो तीसरी स्टेप पर आ जाएं। कितना आवेश दिया था इसको? हमने इसे आवेश दिया था Q। तो इस पृष्ठ के भीतर आवेश हो गया आपका Q। अब लगा दीजिए चौथी स्टेप है गॉस का प्रमेय अप्लाई करना। अब गॉस प्रमेय से क्या है? गॉस प्रमेय फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई ई ये निकाला है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ रख देते हैं, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। हमें ज्ञात क्या करना है? इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, मतलब E का मान हमें पता करना है। तो यहाँ से E बराबर लिखा जा सकता है 4 पाई आर स्क्वायर को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये हुआ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर अलग लिख लिया, बाकी एक साथ लिखा। तो ये जो व्यंजक मिला यही हमारा अभिष्ट व्यंजक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं
दूसरी स्थिति पर। दूसरी स्थिति माने बिंदु P की दूसरी स्थिति। बिंदु P की दूसरी स्थिति क्या थी? जब बिंदु P कहाँ स्थित हो? इस गोले के पृष्ठ पर, मतलब गोली कवच के पृष्ठ पर यदि कोई बिंदु हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो यहाँ पर स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाएगा। जब बिंदु P यहाँ से इस तरफ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अब आ जाइए दूसरी स्थिति पर। यहाँ पर ये जो निकाला है इसको जरा सेव कर लीजिए, एक इक्वेशन नंबर देके, इसकी ज़रूरत है। दूसरी स्थिति, इसमें क्या था? जब बिंदु P पृष्ठ पर स्थित हो, जब बिंदु P पृष्ठ पर स्थित होगा तब स्मॉल r और कैपिटल R दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये बिंदु P यहाँ आ गया तब स्मॉल r और कैपिटल R दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम ये जो समीकरण 1 है इसमें r की जगह पर कैपिटल R रख सकते हैं। तो समीकरण 1 पर आ जाइए। इसीलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो ये आपका दूसरा व्यंजक निकल गया दूसरी स्थिति के लिए। तो यहाँ क्या ध्यान में आ रहा है? R से भाग दिया जा रहा है, मतलब दूरी जितनी ज़्यादा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे बिंदु पास आते जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। अब कितनी बढ़ सकती है? अब अंदर आने पर और क्या होगा? बिंदु P को और करीब लाए, अब यहाँ से वो और अंदर चला जाता है तो क्या होगा? गोली कवच के भीतर आ गया बिंदु P। अब इस बिंदु P पर क्या होगा ये देखते हैं। अब तीसरी स्थिति पर आ जाइए। स्थिति तीसरी, अब तीसरी स्थिति है जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर है। तो मान लेते हैं यहाँ पर है बिंदु P। अब इस बिंदु P से होकर जाने वाले एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो ये आपका अंदर गाउसी पृष्ठ हो गया। तो इस गाउसी पृष्ठ में जो अंदर बना इसमें आवेश कितना होगा? क्योंकि हमने शुरुआत में लिखा है कि गोली कवच के पृष्ठ पर आवेश है। ये आवेश कहाँ है? बाहर, क्योंकि अंदर आवेश नहीं जा सकता। तो सारा का सारा जो आवेश होगा इस गोली कवच के बाहर, मतलब ऊपर की ओर होगा। तो अंदर आवेश कुछ भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस गोली कवच के भीतर जो आवेश है वो कुछ नहीं है, मतलब गाउसी पृष्ठ के भीतर भी कोई आवेश नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर हो तब पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q बराबर हो गया आपका 0। अब आ जाइए इस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? अब कवच के भीतर स्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब कवच के अंदर जो बंद पृष्ठ है ये वाला, इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? इसको निकालते हैं। फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। इसको भी अदिश रूप में लिखें तो ये ई डी एस कॉस थीटा
थीटा कितना होगा, यहाँ पर भी थीटा 0 डिग्री होगा क्योंकि ये दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की। और यदि यहाँ पर एक छोटा क्षेत्रफल लेते हैं तो उसकी भी दिशा ये हो जाएगी। तो यहाँ इसके सदिश क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों समान है, तो यहाँ पर भी कोण 0 डिग्री हो जाता है। तो ये हुआ E ds cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री 1, तो E ds मिला। E आपका एक समान है तो E बाहर हो गया, E इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल ds। तो ये फाई E की गणना हो गई। अब लगा दीजिए गॉस का प्रमेय। आवेश हम लिख चुके हैं, अंदर कोई आवेश विद्यमान नहीं है। अब गॉस प्रमेय से फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई E की वैल्यू ये रख दीजिए, E इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। आवेश हम लिख चुके हैं कि भीतर कोई आवेश नहीं है तो Q की जगह हो गया 0। तो E इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds बराबर 0 बटा एप्सिलॉन 0। तो राइट हैंड साइड में टोटल वैल्यू हो गई आपकी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, E और क्लोज्ड इंटीग्रल ds इन दोनों का गुणनफल 0 है। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक राशि शून्य होनी चाहिए। तो कौन सी राशि शून्य होगी? क्या ये ds शून्य हो सकता है या फिर ये होगा? पहले इसको देखें, ds को। चूंकि ये एक पृष्ठ है, हमने एक गोलीय पृष्ठ लिया, तो चूंकि पृष्ठ है तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल तो निश्चित तौर पर होगा, तो ये शून्य नहीं हो सकता। चूंकि ये शून्य नहीं होगा तो निश्चित तौर पर E 0 हो जाएगा। तो ये लिख लीजिए, चूंकि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds शून्य नहीं हो सकता, तो आपका शून्य क्या हो जाएगा, इसीलिए E बराबर हो गया 0। तो ये तीन स्थितियां थी। जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर हो, फिर दूसरी स्थिति बिंदु P आपके पृष्ठ पर आ गया, फिर तीसरी स्थिति बिंदु P पृष्ठ के भीतर आ गया। यहाँ पर ये जो बिंदु P है, जैसे जैसे गोली कवच के करीब आता है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती चली जाती है, और जैसे ही बिंदु P इस गोली कवच के पृष्ठ पर आ जाएगा तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम होगी। और जैसे ही बिंदु P कवच के अंदर आ गया, बिंदु P कवच के अंदर आ गया, तब उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। मतलब इस गोलीय कवच के भीतर कोई भी विद्युत क्षेत्र विद्यमान नहीं होगा। तो तीनों स्थितियां हमने देखी। पहली स्थिति बिंदु P पृष्ठ के बाहर, तब विद्युत क्षेत्र होगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी, और जैसे जैसे बिंदु P गोली कवच के करीब आता जाएगा उसका मान बढ़ता चला जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता चला जाएगा। और ये मैक्सिमम कब होगा? जब बिंदु P गोली कवच के पृष्ठ पर होगा, तब विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम होगा, और जैसे ही बिंदु P कवच के भीतर पहुंच जाता है तो विद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाता है, विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है।